हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे को जो है ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएट माना जाता है और आज हम इन्हीं के बारे में सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जो हमारा वीडियो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी, टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस एंड एलटी ग्रेड एंड यूजीसी नेट। मतलब अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं देन दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें जो पॉइंट देखना है वो ये देखना है कि थॉमस ग्रे का जन्म जो है वो कब हुआ था। तो ये पैदा हुए 1716 में एंड ही डाइड इन 1771। 1716 में इनका जन्म होता है, 1771 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले देखिए क्या है थॉमस ग्रे के बारे में। ही वॉज बॉर्न इन लंदन एंड वॉज एजुकेटेड एट एटन कॉलेज विद हॉरस वॉलपोल एंड कैम्ब्रिज। मतलब यहाँ पर ये समझना है आपको कि इनका जो जन्म है वो लंदन में हुआ एंड ही वॉज एजुकेटेड एट एटन कॉलेज। इनको जो है जो इनकी शिक्षा है वो एटन कॉलेज से हुई और वहाँ पर जो इनके फ्रेंड थे वो कौन थे, होरेस वॉलपोल थे। मतलब होरेस वॉलपोल और थॉमस ग्रे दोनों लोग एक टाइम पर ही एटन कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। नेक्स्ट है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ग्रे बिगन सीरियसली राइटिंग पोएम्स इन 1742। मतलब ग्रे ने जो है जो पोएम्स को लिखना सीरियसली कब शुरू किया, तो ये उन्होंने शुरुआत की 1742 में, मेनली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड्स रिचर्ड वेस्ट। मतलब इनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था रिचर्ड वेस्ट। जब रिचर्ड वेस्ट की डेथ हो जाती है उसके बाद ही ये जो है पोएम्स को सीरियसली लिखना शुरू करते हैं। विच इंस्पायर्ड शॉनेट ऑन द डेथ ऑफ द रिचर्ड वेस्ट। मतलब क्या होता क्या है, जब रिचर्ड वेस्ट की डेथ हो जाती है तो ये जो है उनकी मौत से इंस्पायर होकर के जो है एक पोएम, एक सोनेट लिखते हैं जिसका नाम था सोनेट ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। आगे देखिए जो है क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन 1747 ही रोट द पोएम ओड ऑन ए डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट टू एटन कॉलेज। ही वॉज एन इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ पिंडारिक वोट्स। ध्यान से देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनको जो है पिंडारिक वोट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर माना जाता है। मतलब अगर पूछा जाए आपसे कि पिंडारिक वोट्स कौन लिखता है तो उनमें से जो नाम करेक्ट होगा वो क्या होगा, थॉमस ग्रे का, कि थॉमस ग्रे जो है वो पिंडारिक वोट्स लिखते थे। नेक्स्ट है his entire fame rests upon a single small volume of poems which are divided in 3 periodicals। मतलब इनका जो पूरा का पूरा फेम है वो डिपेंड करता है एक वॉल्यूम पर और जिसमें जो है इसको उन्होंने 3 पीरियोडिकल में पब्लिश कराया है। जिसमें पहला है फर्स्ट पीरियड में हिम टू एडवर्सिटी, ओड टू स्प्रिंग, ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज। और आपको पहले ही बताया गया कि ये जो है बेसिकली पिंडारिक वोट्स लिखते थे। तो फिर से देख लीजिए कौन पहले पीरियड में इन्होंने कौन कौन से जो है ओड्स पब्लिश करा है। हिम टू एडवर्सिटी, ओड टू स्प्रिंग, ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज। दूसरे जो सेकंड पीरियड होता है उसमें से जो है जो इनके ओड्स पब्लिश होते हैं वो नाम है द प्रोग्रेस पोजी। देखिए ये क्या है, ये एक पिंडारिक कोड है। द बार्ड पिंडारिक कोड, द एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड 1751। ये जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी की पोएम है द एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड 1751 में ये पब्लिश हुई थी। और साथ में द प्रोग्रेस ऑफ पोजी, ये एग्जाम में पूछी गई है कि द प्रोग्रेस ऑफ पोजी ये किसने लिखा है। तो ये पहली चीज़ तो इसका जॉनर अगर आपसे पूछा जाए तो ये पिंडारिक ओड जॉनर है और इसे लिखा किसने है, तो इसे लिखा है थॉमस ग्रे ने। ठीक है, इनका अगर ज़्यादातर जो है सभी ने जो है द एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड कहीं ना कहीं आपने ग्रेजुएशन में, पीजी के सिलेबस में हर जगह पर ये इंक्लूड होती है, सभी ने पढ़ा ज़रूर होगा। तो ये इनकी सबसे जो है इम्पॉर्टेंट एलिजी है। आगे देखिए यहाँ पर जो है थर्ड पीरियड में क्या होता है। थर्ड पीरियड में ये जो है द फैटल सिस्टर्स, द डिसेंट ऑफ ओडिन एंड द कैंडिडेट, ये तीन जो है वो पब्लिश कराते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। ही वॉज ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ पोएट लॉरियट इन 1757 बट ही रिफ्यूज। मतलब इनको क्या होता है 1757 में जो है पोएट लॉरियटशिप ऑफर की जाती है लेकिन ये इसको मना कर देते हैं, ये पोएट लॉरियटशिप नहीं लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, ऑल टुगेदर ही रोट ओनली 13 पोएम्स इन हिज लाइफ टाइम। मतलब अगर टोटल हम देखें इन्होंने कितनी पोएम्स लिखी, तो टोटल इन्होंने 13 पोएम्स लिखी ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। नाउ देखिए, अब अभी हम लोगों ने देखा कि होरेस वॉलपोल जो है इनके फ्रेंड थे जो एटन कॉलेज में इनके साथ पढ़ते थे। वॉलपोल राइट्स ऑफ हिम, वॉलपोल इनके लिए क्या लिखते हैं, ही नेवर रोट एनीथिंग इजिली बट थिंग्स ऑफ ह्यूमर। मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो थॉमस ग्रे के लिए जो है वॉलपोल ने बोली है कि ही नेवर रोट एनीथिंग इजिली बट द थिंग्स ऑफ ह्यूमर। नेक्स्ट पॉइंट है, ही इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड पोएट्स। इनको जो है ग्रेवयार्ड पोएट्स की कैटेगरी में भी रखा जाता है। नेक्स्ट आप देखिए पॉइंट क्या है, ही ऑल्सो रोट अ लाइट वर्स ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट ड्रॉन्ड इन अ टब ऑफ ओल्ड फिशेस, अ मॉक एलिजी कंसर्निंग होरर वॉलपोल्स कैट। मतलब इन्होंने जो है एक लाइट वर्स भी लिखा जिसका नाम क्या है, ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट ड्रॉन्ड इन अ टब ऑफ गोल्ड फिशेस। ये एक तरह की मॉक एलिजी है और इसमें माना जाता है कि जो होरेस वॉलपोल की कैट है जो वो उसकी जो डेथ हुई थी उसके बारे में जो है इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या, ग्रे मेड फ्रेंडशिप विद होरेस वॉलपोल, रिचर्ड वेस्ट एंड थॉमस एस्टन एट एटन। डियर ग्रुप इज कॉल्ड क्वाड्रपल अलायंस। ध्यान से देखिए जो है यहाँ पर इनके ग्रुप को जो है क्वाड्रपल अलायंस बोला जाता था। क्वाड्रपल एक तरह से चार को इंडिकेट करता है। तो देखिए एक तो हो गया आपके थॉमस ग्रे, फिर आपका होरेस वॉलपोल, रिचर्ड वेस्ट एंड थॉमस एस्टन। तो ये चारों लोगों को मिल करके जो ग्रुप इनका कहलाता था उसका नाम था द क्वाड्रपल अलायंस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, द सीन ऑफ ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट इज सेट इन कपलेट्स एज व्हाट फीमेल हार्ट कैन एंड गोल्ड स्पाई व्हाट कैट्स आवर्स टू फेस। ठीक है, मतलब द सीन ऑफ ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट इज सेट ऑन कपलेट एज व्हाट फीमेल हार्ट कैन गोल्ड स्पाई व्हाट कैट एवर्स टू फेस। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो है कि ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। देखिए, द ग्रेवयार्ड पोएट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर ग्लूमी मेडिटेशंस ऑन मॉर्टेलिटी। मतलब जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री के जो पोएट्स होते हैं उनको उनकी ग्लूमी मेडिटेशंस और ऑन मॉरलिटी के लिए जाना जाता है। स्कल्स एंड कॉफिन, एपिटैप्स एंड वॉर्म्स elicited by the presence of the graveyard. Moving beyond the elegy lamenting a single death, their purpose was rarely sensationalist. As the century progressed, graveyard poetry increasingly expressed a feeling for the sublime and uncanny, an antiquarian interest in ancient English poetic form and folk poetry. The graveyard poets are often recognized as precursors of Gothic literary genre. ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जो ग्रेवयार्ड स्कूल के पोएट्स हैं उनको जो है प्रिकर्सर्स माना जाता है किसका, ऑफ गोथिक लिटरेरी जनर। जो गोथिक लिटरेरी जनर है उसका प्रिकर्सर इनको माना जाता है। साथ साथ में जो है इनको रोमांटिक मूवमेंट का भी प्रिकर्सर माना जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड चर्च यार्ड पोएट्स। मतलब जो ग्रेव यार्ड पोएट्स हैं इन्हीं को हम जो है चर्च यार्ड पोएट्स भी बोलते हैं। अब देखते हैं इसमें से कौन से मेजर पोएट्स हैं। तो द मेजर राइटर्स इंक्लूड ओलिवर गोल्डस्मिथ, परनेल, थॉमस ग्रे, काउपर, मैकफर्सन, रॉबर्ट ब्लेयर, कॉलिंस, चैटरटन, थॉमस पर्सी, थॉमस वॉर्टन एंड मार्क एकेनसाइड। ये जो ऑथर्स हैं इनको जो है ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री का माना जाता है। मतलब ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री में ये होता है कि बेसिकली ये जो है किसी न किसी की डेथ के बारे में, ग्रेवयार्ड के बारे में जो है दिखाते हैं, तो इसीलिए इनको ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है हमारा थॉमस ग्रे का, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड 1751। तो चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए क्या लिखा है, ही बिगिन दिस मास्टरपीस इन ग्रेवयार्ड ऑफ सेंट गाइल्स पेरिश चर्च in Stoke Pokes in Buckinghamshire in 1742 and completed in 1750, published in 1751। ध्यान से देखिए यहाँ पर तीन डेट्स के बारे में बात हो रही है। मतलब इन्होंने जो है ये अपना मास्टरपीस कहाँ पर लिखना शुरू किया, तो इन्होंने इन द ग्रेवयार्ड ऑफ सेंट गाइल्स पेरिश चर्च, जो सेंट गाइल्स पेरिश चर्च है वहाँ पर इन्होंने ये जो है लिखना शुरू किया।
और कब लिखना शुरू किया? 1742 में। मतलब जो एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है, ये कब लिखना शुरू करते हैं? 1742 में थॉमस ग्रे इसको लिखना शुरू करते हैं इन द ग्रेवयार्ड ऑफ सेंट गाइल्स चर्च। फिर वो इस पोएम को पूरा कंप्लीट करते हैं कब? 1750 में। मतलब 1742 में स्टार्ट करते हैं और 1750 में इसको कंप्लीट करते हैं एंड देन ही पब्लिश इट इन 1751। तो तीनों डेट्स आई थिंक आपको जो है क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट फ्रीक्वेंटली कोटेड पोएम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब इसको जो है एक बहुत ही पॉपुलर और सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कोटेड पोएम्स में से माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज की। मे बी रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड रिचर्ड वेस्ट। मतलब ऐसा कंफर्म नहीं किया जाता है बट ये गेस किया जाता है कि शायद उन्होंने जो है ये जो पोएम है वो अपने दोस्त रिचर्ड वेस्ट की डेथ पर जो है लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर देखिए, इट इंक्लूड्स फेमस फ्रेजेस एज, मतलब इसमें जो फेमस फ्रेजेस आई हुई हैं उनमें से एक तो ये फॉर फ्रॉम मेडलिंग क्राउड। तो ये जो लाइन है, इसी लाइन पर जो है इसी को उठा करके जो है थॉमस हार्डी ने अपना एक नॉवेल लिखा था फॉर फ्रॉम मेडलिंग क्राउड। तो ध्यान रखिए, जो फॉर फ्रॉम मेडलिंग क्राउड फ्रेज है ये कहाँ पर आई है? एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एंड दिस इज ऑल्सो द नेम ऑफ द नॉवेल ऑफ थॉमस हार्डी। फिर उसके बाद द अनलेटर्ड म्यूज, जो ये फ्रेज है ये भी जो है आपका एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड में आई है। ए यूथ टू फॉर्च्यून एंड फेम अननोन, सेलेस्टियल फायर, full many a flower is born to bless unseen, the paths of glory leads but to grave। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आखिरी है, the paths of glory leads but to the grave। मतलब जो ग्लोरी के पाथ हैं वो लीड आपको आगे तो ले जाते हैं, बस किस तरफ ले जाते हैं? बट टू द ग्रेव, ग्रेव की ओर ले जाते हैं। तो ये जो है इसकी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। इट इज सपोज्ड दैट ग्रे फाउंड इंस्पिरेशन ऑफ राइटिंग दिस पोएम बाय विजिटिंग द ग्रेव साइट ऑफ हिज आंट मैरी एंट्रोबस हु इज बरीड एट ग्रेवयार्ड ऑफ सेंट गाइल्स चर्चयार्ड। ये पहले ही आपने देखा कि इन्होंने इसको सेंट गाइल्स चर्चयार्ड में लिखना शुरू किया था, बट ऐसा माना जाता है कि ये वो वहाँ पर किसकी ग्रेवयार्ड को विजिट कर रहे थे? तो हिज आंट मैरी एंट्रोबस की जब जो है वो ग्रेवयार्ड पे, ग्रेव साइट पे जाते हैं तो वहीं से उनको इंस्पिरेशन मिलती है टू राइटिंग दिस पोएम। फिर देखिए क्या है। इट इज रिटन इन क्वाट्रेंस एंड द लास्ट 3 stanzas are printed in italic type and given the title the epitaph। मतलब ये जो है क्वाट्रेंस स्टाइल में लिखी गई है, लेकिन जो आखिरी के 3 स्टेंजाज हैं वो इटैलिक में लिखे हुए हैं और इनको जो टाइटल दिया गया है वो दिया गया है द एपिटैफ। Now, next point, Elizy written in a country churchyard moves from a meditation in a particular place upon the graves of poor to a reflection on the morality of all humankind on some of the beliefs of being constrained by poverty। मतलब इसमें से एक तरह से जो इसकी मेजर थीम है इस पोएम की वो डेथ है। इसमें ये जो है थॉमस ग्रे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इम्फेसिस करते हैं कि ज़्यादा जो चीज़ें हैं, मतलब जो है जो कोई भी चीज़ है एट लास्ट में वो जो है वो किस तरफ जाती है? वो मृत्यु की ओर ही जाती है। चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, मतलब वट एवर यू आर यू विल लीड टू द डेथ। मतलब डेथ जो है वो एक इनएविटेबल इंसिडेंट है ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब आगे देखिए, इट इज डिवाइडेड इन 32 क्वार्टरंस। इसको टोटल 32 क्वार्टरंस में डिवाइड किया गया है एंड 128 लाइन्स। इन दिस पोएम ग्रे alludes टू मिल्टन, क्रॉमवेल एंड हैम्पडेन। नेक्स्ट आगे देखिए जो है, अब यहाँ पर जो है कुछ लाइंस जो ओपनिंग लाइंस हैं वो क्या हैं इस पोएम की। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोवरिंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लोमैन होमवर्ड प्लोट्स हिज weary वे एंड लीव्स द वर्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। अब यहाँ पर जो कर्फ्यू टोल्स हैं ये यहाँ पर आपको ये बताता है कि बेल्स की रिंगिंग बता रहा है। मतलब जो चर्च में घंटियाँ बज रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये जो है दिन जो है वो समाप्त हो रहा है और जो हर्ड है मतलब जानवरों के वो धीरे धीरे अपने घर की ओर
जा रहे हैं, और जो ये वर्ड है वो डार्कनेस और मेरे लिए छोड़ रहे हैं। तो ये ओपनिंग लाइंस इसकी जरूर याद रखिए, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि व्हाट आर द ओपनिंग लाइंस ऑफ एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, टू द कर्फ्यू टोल्स ऑफ द नेल्स ऑफ पार्टिंग डे। आगे देखिए इस पोएम की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन और हैं, जैसे द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री एंड द pomp ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी ऑल द वेल्थ एवर gave awaits alike an inevitable hour, the paths of glory lead but to grave। ये जो लाइन है ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ज़रूर याद रखिए। ये किसने लिखी है? द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पर बेस्ड थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद एन अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक।